गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये डिस्फेजिया की सीरीज में आज हम बात करेंगे कि अगर आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम है, ये खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है ये इंटरमिटेंट है, या ये प्रॉब्लम रेगुलर है, या ये प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव है, ये तीनों स्टेजेस में आपको कुछ जांचों की जरूरत पड़ेगी जिनकी की जानकारी आपको होना चाहिए। आज मैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करूंगा जो डिस्फेजिया के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। नाउ सबसे पहले जो डिस्फेजिया है या जो खाना निगलने में प्रॉब्लम है उसके रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से देखिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से एज इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो खाना निगलने की प्रॉब्लम है या डिस्फेजिया की प्रॉब्लम है, ज्यादातर एल्डरली पीपल की प्रॉब्लम है, बाय एंड लार्ज आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ये खाने की नली की बीमारियों के चलते हो सकती है, जिसके में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की। खाने की नली सिकुड़ी हुई है, उसमें कोई गांठ है, उसमें कोई ट्यूमर बन रहा है, आपको पेप्टिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं खाने की नली में जिनके चलते खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि एल्डरली कपल में या एल्डरली जो पीपल हैं उनमें ज्यादा होती है। सेकंड, इट कुड बी पार्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इन द सेंस कि जैसे एज बढ़ती है बहुत सारे न्यूरो की जो प्रॉब्लम्स है वो आना शुरू हो जाती हैं। जैसे पार्किंसोनिज्म है, आने की संभावना होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आने की संभावना होती है, ब्रेन स्ट्रोक है, होने की संभावना होती है। तो एज बढ़ने के साथ न्यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं, और न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम चूंकि बढ़ती हैं तो खाना निगलने की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। इसका मतलब है कि डिस्फेजिया इज वेरी कॉमन विथ एजिंग। ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आपको समझना चाहिए। एज बढ़ने के साथ हमारी खाने की नली के जो मूवमेंट हैं वो थोड़े थोड़े स्लो हो जाते हैं या अनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्रेस बाय इसोफेगस। ये जो प्रेस बाय इसोफेगस है, चूंकि जो खाने की नली के जो मूवमेंट हैं वो उतने अच्छे कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं तो खाना निगलने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। नो, ऐसे ही जो खाने की नली है उसके कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जो वास्तव में खाना निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब मोस्ट कॉमन इज द एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स होगा तो खाने की नली में एसिड आएगा। एसिड खाने की नली में आएगा तो लालामी करेगा, छाले करेगा, दाने करेगा, अल्सर बनाएगा। और ये जब चीजें हील होंगी तो कभी कभी खाने की जो नली है वो हल्की सी सिकुड़ जाती है, उसे कहते हैं पेप्टिक स्ट्रक्चर। अगर ये पेप्टिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो खाना जो आप खाते हैं उसको निगलने में दिक्कत होगी। तो जो न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उनके अलावा जो एसिड पेप्टिक डिजीज है इन GERD, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके चलते खाना अटकने की दिक्कत आती है। नो, अगर खाना अटकने की प्रॉब्लम आपको लंबे समय से परसिस्ट कर रही है तो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। उन कॉम्प्लिकेशंस को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो आप इन्वेस्टिगेशंस को डिले करेंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, द वन इज द मेल न्यूट्रिशन। आपका जो सेहत है वो नीचे आने लगेगी, आपका वजन नीचे आने लगेगा। दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना अटक रहा है तो एक तो वॉमिटिंग बाहर आएगा, वॉमिटिंग बाहर आएगा तो न्यूट्रिशन आपको मिलेगा नहीं। सेकंड, अगर बार बार वॉमिटिंग होगी तो आपको खाना खाने में डर लगने लगेगा, और डर लगने लगेगा तो आप खाएंगे नहीं। और ये दोनों चीजें होंगी तो धीरे धीरे आपका वेट नीचे की तरफ आने लगेगा, तो वेट लॉस होगा। और अगर पानी तक नहीं जा रहा है, वो भी अटक रहा है, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना हो जाएगी। अगर खाने की जो नली है उसमें लंबे समय तक खाना पानी सब यहीं भरा रहता है और नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो कभी कभी ये जो पानी या इस तरह का जो मिक्सचर है वो सांस की नली में चला जाता है। अगर इस सांस की नली में चला जाता है, इसे कहते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस। अगर एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस होगी तो बहुत ज्यादा खांसी होगी, लंग्स डैमेज होंगे और सांस लेने में दिक्कत होगी। कभी कभी जो एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस है ये इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया है तो कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ खाया वो यहीं अटका हुआ है, तो उसके चलते आपको एकदम चोकिंग का सेंसेशन आने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि सांस तक लेते नहीं बन रही है। ये जो चोकिंग का सेंसेशन है ये भी कभी कभी आपको इमरजेंसी क्रिएट करता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है जो डिस्फेजिया के साथ में कभी कभी आता है। तो वास्तव में आपको रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, आपको कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सो दैट आप इसकी डायग्नोसिस के लिए जो भी एक इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको प्रॉपर कराने की दिशा में कदम उठाएं। जो इन्वेस्टिगेशंस हम कंडक्ट करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम में, नंबर 1 इज द बेरियम स्वेलो। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक बेरियम नाम का एक कंपाउंड होता है या एक सब्सटेंस होता है जो आप पीते हैं
और उसको पीने के बाद आपके एक्सरे किए जाते हैं। ये जो बेरियम होता है ये रेडियो ओपेक होता है, एक्सरे उसमें से पास नहीं हो सकते, तो आपके खाने की नली इस तरह की दिखाई देगी जैसे फोटोग्राफ में आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है। तो बेरियम स्वेलो इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो आपको किया जाता है, इट इज एन एक्सरे। तो बेरियम का एक्सरे होगा। कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वास्तव में आपकी खाने की नली की चाल कैसी है। अगर हमें खाने की नली की चाल को देखना है तो हमारे पास तरीका यह है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें हम बेरियम को मिक्स कर देते हैं। बेरियम वैसे किसी स्वाद का नहीं होता है, ये इनर्ट सब्सटेंस होता है। तो आपके खाने में मैंने मिक्स कर दिया, तो आप जब वो खाना खाते हैं और उसी समय आपके एक्सरे किए जाते हैं तो जो खाने की नली है उसकी चाल क्लियर कट ऐसी दिखाई देने लगती है कि ये प्रॉपर ठीक ढंग से चल रही है या आपके खाने की नली ऐसे ऐसे चल रही है। तो खाने की नली के अगर हमको मूवमेंट देखना है तो हमको डायनामिक स्वेलोइंग स्टडी करनी पड़ती है, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। द थर्ड वन एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द अपर जीआई एंडोस्कोपी। जब भी खाना निगलने की कोई प्रॉब्लम है तो जो एंडोस्कोपी है इसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एंडोस्कोपी वो इन्वेस्टिगेशन है जो आपकी प्रॉब्लम का 100% आंसर देती है। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मैं समझता हूं कि इट शुड बी द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगा। द नेक्स्ट वन इज द फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ स्वेलोइंग। इसे फीस कहा जाता है। ये आपको जो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है ये नेजल एंडोस्कोप है जो नाक के जरिए से पास किया जाता है। तो नाक के जरिए से एंडोस्कोप पास किया जाता है और मुंह से आप खाना खाते हैं। जो आप इसमें से खाते हैं वो कैसे किस तरह से मूव करते करते नीचे जा रहा है ये वास्तव में हम एंडोस्कोप के जरिए से डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें यह देखना है कि आपको खाना अटकने की जो प्रॉब्लम है किस स्टेज पर और किस तरह की हो रही है, तो फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप जो इवैल्यूएशन ऑफ स्वेलोइंग इज वन इन्वेस्टिगेशन जो हम कंडक्ट करते हैं। कभी हमें देखना पड़ता है कि आपकी जो खाने की नली के का जो प्रेशर का सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है। इसके लिए हमें मैनोमेट्री करनी पड़ती है इस चीज को देखने के लिए कि ऊपर की तरफ, बीच में, नीचे की तरफ जो खाने की नली के अंदर के जो प्रेशर हैं वो प्रेशर किस तरह से काम कर रहे हैं, जो प्रेशर का सिस्टम है वो कैसा काम कर रहा है, खाना आसानी से नीचे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो मैनोमेट्री इज द वन जो वास्तव में प्रेशर के सिस्टम को इवैल्यूएट करने में मदद करती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशंस की जो कैटेगरी है या जो एक बास्केट है उसमें हमें सीटी स्कैन एंड एमआरआई की जरूरत पड़ती है इस चीज को देखने के लिए कि जो खाने की नली है उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज कभी कभी खाने की नली के जो आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं वो खाना निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलता है सीटी स्कैन और एमआरआई से। तो जहां तक खाना निगलने की जो प्रॉब्लम का सवाल है हमें तीन ही चीजें देखना है। नंबर वन, हमें रिस्क फैक्टर हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है, हमें कॉम्प्लिकेशन हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें ध्यान में रहेंगी तो आपको हमेशा इस चीज का एहसास रहेगा कि खाना अगर अटक रहा है तो मुझे इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। और जब आप इन्वेस्टिगेशन कराने जाते हैं तो जो बेस है वो हमेशा चार ही चीजों पर आता है। नंबर वन, एक्सरे कराइए बेरियम का। नंबर टू, एंडोस्कोपी की जांच कराइए। नंबर तीन, एक मैनोमेट्री जैसा टेस्ट कराइए जिससे कि इसकी स्पीड एंड प्रेशर पता लगे। एंड कभी कभार सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ती है। ये इन्वेस्टिगेशन है जिससे डिस्फेजिया या खाना निगलने की जो प्रॉब्लम है वो फाइनलाइज हो जाती है। तो जो खाना निगलने की जो प्रॉब्लम, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम, ये हमेशा कैंसर के चलते नहीं होती है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर ये सिम्टम है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और इन्वेस्टिगेशन कराइए सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड। अगर आप समझते हैं कि इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।